ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हमें पढ़ना है देवनागरी लिपि और उसमें हुए सुधार तथा उसकी विशेषता और गुण। जैसा कि आपको मालूम है कि देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा से विकसित लिपि है। इस देवनागरी के पहले जो सिद्ध मातृका लिपि या कुटिल लिपि थी, उसका प्रथम साक्ष्य बोध गया के अभिलेख से प्राप्त हुआ था। डॉक्टर बुलर ने इस सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि को न्यून कोण लिपि भी कहा था। साथ ही साथ उसी से 10वीं शताब्दी में यह जो भाषा अपने संपूर्ण विशेषताओं के साथ आई वह है देवनागरी लिपि, जिसका कल की क्लास में मैंने जिक्र किया था कि जिसका साक्ष्य 7वीं शताब्दी में गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेखों में प्राप्त हुआ। तो हम आज पढ़ेंगे देवनागरी लिपि, उसका नामकरण, उसकी विशेषता और विभिन्न आयोगों द्वारा देवनागरी लिपि में क्या सुधार किया गया। तो आइए हम जानते हैं कि देवनागरी लिपि का नाम देवनागरी क्यों पड़ा। देखिए बच्चों, देवनागरी लिपि के नामकरण के आधार बहुत हैं। विभिन्न विद्वानों ने इनके आधारों की चर्चा करते हुए कहा है कि यहाँ से इस वजह से देवनागरी नाम पड़ा। तो आइए हम उनके मत को जानते हैं। तो बच्चों आप जान लीजिए देवनागरी लिपि का नाम देवनागरी क्यों पड़ा। इसमें 5 मत प्रचलित हैं। पहला मत ललित विस्तार में कहा गया कि नाग लिपि है। नाग लिपि है। इसी नाग लिपि के आधार पर हम इसे नागरी लिपि या देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं। दूसरा जो मत है वह यह कहा गया कि नगर या शहर में बोली जाने के कारण या नगर या शहर की भाषा होने के कारण इसका नाम नागरी पड़ा। और तीसरा महत्वपूर्ण मत है, आप मित्रों ये जानिए कि ये गुप्त काल की भाषा थी, इसलिए चंद्रगुप्त को देव कहा जाता था तथा उसके एक शहर पाटलिपुत्र को नगर कहा जाता था। इसीलिए इसका नाम पड़ा देवनागरी लिपि। तीसरा चौथा जो मत है वह कहा गया कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा यह भाषा बोली जाती थी, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, देवनागरी लिपि कहते हैं। लेकिन जो धीरेन्द्र वर्मा का कथन है वह यह है मित्रों कि नागर एक शैली थी, कला की नागर एक शैली थी, उसके आधार पर इसका नाम नागरी पड़ा होगा और इसे हम देवनागरी नाम से जानते हैं। मित्रों मेरे अनुसार ये 2 मत ही प्रबल रूप से देवनागरी नामकरण के लिए बहुत ही सटीक बैठते हैं। वो पहला धीरेन्द्र वर्मा का मत, जिन्होंने कहा कि नागर एक कला है और उसी शैली है, उसी शैली के आधार पर नागरी पड़ा। और दूसरा
जो नामकरण का पुष्ट आधार है वह यह है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा यह भाषा बोली जाती थी, इसलिए इसका नाम देवनागरी पड़ा। तो ये हुआ आपके विभिन्न आधार नामकरण के। अब देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है? हाउ टू बी कैरेक्टरिस्टिक्स टू द नागरी लिपि। पहली विशेषता है कि यह लिपि अक्षरात्मक लिपि है। मित्रों, आप सबको पता है कि जो देवनागरी लिपि थी वह अक्षरात्मक लिपि है। दूसरी विशेषता यह है कि इसमें प्रत्येक वर्ण का उच्चारण निहित है, अर्थात जो वर्ण बोले जाते हैं वही लिखे जाते हैं। जो वर्ण बोले जाते हैं वही लिखे जाते हैं और प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग चिन्ह हैं। तीसरी विशेषता है कि इसका क्रम वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक का मतलब अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग आहा, का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा णा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, या रा ला वा सा खा सा हा छत्रज्ञ। देखिए मित्रों, ये जो क्रम है वर्णमाला का बहुत ही वैज्ञानिक है। पहले हम सिस्टमैटिक ढंग से जो उच्चारण है वह कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ तक आता है। तीसरी बड़ी बात है कि इसमें शिरोरेखा का प्रयोग होता है। शिरोरेखा क्या है? जैसे मैंने लिखा का, तो का के ऊपर क्या कर दिया? एक लाइन खींच दी, यह शिरोरेखा है। चौथी बड़ी विशेषता है कि इसमें कोई वर्ण साइलेंट नहीं होते हैं। साइलेंट नहीं होते हैं, जो वर्ण बोले जाते हैं वही लिखे जाते हैं। पांचवी बड़ी विशेषता है कि देवनागरी लिपि कैसे लिखे जाती है मित्रों? बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, जबकि फारसी भाषा दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती है। ध्यान रखिएगा मित्रों, फारसी भाषा दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती है और हमारी ये देवनागरी लिपि क्या है? बाएं से दाहिने की ओर लिखी जाती है। और इसका जो लिखने का क्रम है वह मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि यह देवताओं की भाषा है। लेकिन मित्रों, आपको पता है कि जब किसी भी व्यक्ति या वस्तु में विशेषता रहेगी तो उसमें कहीं न कहीं कमियां रहेगी। तो कमियां इसकी हम देखते हैं, इसकी डिसक्वालिटी को हम देखने की कोशिश करते हैं। तो देवनागरी लिपि का दोष। अब मित्रों, पहला दोष ये है कि इस लिपि में बहुत सारे शब्द, बहुत सारे वर्ण दो तरीके से लिखे जाते हैं, इसलिए पाठक और लेखक दोनों क्या हो जाते हैं? भ्रमित हो जाते हैं। अब देखिएगा एक उदाहरण कि मैंने कहा गर्म, दूसरा तो गरम, ये दोनों चीजें प्रचलित हैं। दूसरा उदाहरण देखिएगा, चिन्ह चिन्ह, अर्थात दो शब्द एक ही तरीके से, एक शब्द दो तरीके से लिखे जाएं, या यूं कहें कि दो शब्द एक तरीके से प्रयुक्त होता है। कहने का तात्पर्य है कि इससे पाठक और लेखक क्या हो जाता है? कौन सही है कौन गलत, इस मामले में वो भ्रमित हो जाता है। दूसरी इसकी जो अव्यवस्था है वह यह है कि
इसमें कुछ वर्णों का उच्चारण में समानता है, ध्वनियों में समानता है। जैसे हमने कहा खा, खा, सा, सा, घा, धा, मा, भा। मित्रों, ये काफी बड़ी समस्या है और जैसा कि आपको पता है कि जब उच्चारण समान हो जाता है तो लिखने में दुविधा पैदा होती है। तथा तीसरी जो बड़ी डिसक्वालिटी है इसकी, बड़ा अवगुण है, वह यह है कि अनावश्यक ध्वनियां री, ऋषि, क्री, लिलिट इत्यादि जो प्रयुक्त नहीं होती है उसका भी इस्तेमाल वर्णमाला में किया जाता है। और अंतिम जो कमी है वह यह है कि इसके लिखने में शिरोरेखा का जो प्रयोग होता है, कभी कभी शिरोरेखा इतनी अत्यधिक मात्रा में आ जाती है कि लिखावट में कमियां दिखने लगती हैं, या यूं कहें लिखावट भद्दी हो जाती है। तो इस प्रकार से ये सारे दोष थे और विभिन्न तरीके से समय बीतते बीतते इसमें सुधार किया गया। विभिन्न विद्वानों द्वारा जो सुधार किया गया उसको भी आप देख लीजिए। अब समझ लीजिए कि जो देवनागरी लिपि थी उसका फ्रंट बनाया गया, टाइपिंग फ्रंट। तो सबसे पहली बार 1904 में, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, 1904 में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी पत्रिका निकाला और केसरी पत्रिका के माध्यम से उन्होंने 1926 लेटर को, फंट को 190 फॉन्टों में बदल दिया और 190 फॉन्ट, जिसे हम तिलक फॉन्ट के नाम से जानते हैं, तिलक फॉन्ट के नाम से जानते हैं, और यहीं से हिंदी में देवनागरी लिपि में टाइपिंग की शुरुआत हुई, अखबारों की शुरुआत हुई। तो 190 टाइप्स फॉन्ट के रखे गए जिसे हम तिलक फॉन्ट कहते हैं। इसके बाद सावरकर बंधु थे, सब लोग जानते हैं सावरकर के विषय में। सावरकर बंधुओं ने पहली बार ये कहा, आ की 12 खड़ी का सुझाव दिया, आ की 12 खड़ी का सुझाव दिया, आ की 12 खड़ी का उन्होंने सुझाव दिया। और इस आ की 12 खड़ी में का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने हरिजन सेवक पत्रिका में किया। ठीक, फिर इसके बाद सुनीत कुमार चटर्जी, बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा कि देवनागरी लिपि में अक्षरों की जगह रोमन लिपि के वर्ण को रख दिया जाए। देवनागरी लिपि में अक्षरों की जगह रोमन लिपि के वर्ण को रख दिया जाए। और इसके बाद श्याम सुंदर दास, जो नागरी प्रचारणी सभा के सभापति भी होते हैं, उन्होंने पहली बार कहा कि अंगा, इया, आड़ा, ना, मा
इन पंचमाक्षरों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए, अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। ध्यान रखिएगा मित्रों, उन्होंने कहा कि पंचमाक्षर की जगह किसका प्रयोग कर दिया जाए, अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। अब अनुस्वार क्या है? ऐसा अक्षर जिसका उच्चारण नाक से हो उसे अनुस्वार कहते हैं, और अनुस्वार की पहचान क्या है? बिंदी है। अगले जो सुझावकार आते हैं, सुझाव देने वाले, वो श्रीनिवास आते हैं। उन्होंने कहा कि महाप्राण ध्वनियों के स्थान पर अल्प प्राण ध्वनियां प्रयुक्त की जाएं, और अल्प प्राण कैसे? नीचे अनुस्वार की मात्रा लगा के किया जाए। इसके बाद सन 1935 में इंदौर में जो अधिवेशन होता है, हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन, उसमें पहली बार काका काललेकर ने नागरी लिपि सुधार समिति गठित करने को कहा, और जब उन्होंने सुधार समिति गठित करने को कहा 1935 में, तो वहीं से देवनागरी लिपि सुधार समिति गठित करने का क्रम चला, तथा 1945 में नागरी प्रचारणी सभा ने हिंदी लिपि सुधार समिति का गठन कर दिया, तथा एक उत्तर प्रदेश सरकार ने बाद में 31 जुलाई 1947 को आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक सुधार समिति गठित किया, और उस सुधार समिति ने बहुत ही लंबा कार्य किया, और उसने जैसे रिपोर्ट प्रस्तुत की, बाद में आप जानिएगा कि 1953 में लिपि सुधार समिति का गठन होता है, और उस लिपि सुधार समिति के सभापति या अध्यक्ष के तौर पर उस समय के भारत के उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन उसके अध्यक्ष बनते हैं, और उन्होंने जो सुझाव दिया था उसको लागू करते हैं। इस प्रकार से देवनागरी लिपि और उसकी विशेषता, उसके अवगुण तथा विभिन्न कमेटियों द्वारा सुधार के विषय में आपने जाना। अब ध्यान रखिएगा, देवनागरी लिपि जो थी उसमें वर्णों की संख्या 52 थी। देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या 52 थी, और इन 52 वर्णों में स्वर 11 थे, व्यंजन 33, दो अयोगवाह, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म, 4 संयुक्त और 2 उच्छिप्त, या इसी को क्या कहते हैं, हम दुगुणित कहते हैं। तो आप मित्रों देखिएगा,
11, 33, 44, 2, 46, 2, 48, 48, 4, 52, ठीक ना। 48, 4, 52। देखिएगा इन 33 में ही कितने हो गए, 33 में भी ही अंतस्थ व्यंजन हुए, ऊष्म व्यंजन हुए, तो 33 में ही अंतस्थ और ऊष्म हुए, तो ये 33, 11, 44, फिर 4 संयुक्त 48, 2 उच्छिप्त 50, 2 अयोग 52 ध्वनि हुए। इन ध्वनियों को 2 वर्गों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन, और यहीं से हिंदी वर्णमाला की शुरुआत हुई। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल से हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला।